नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए टेस्ट के साथ। आज हम एक नया चैप्टर यानी कि नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के टेस्ट आपको आज से मिलेंगे। अभी तक हम लोग एमपीजीएस के टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। आपको अगर एमपीजीएस के टेस्ट नहीं देखे हैं आपने तो अभी आप जा सकते हैं प्ले लिस्ट में, तो देख सकते हैं आप महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है यानी कि ये सब्जेक्ट है वो पूरे भारत की जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं उन्हीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखें, देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो देखिए दोस्तों, एक कोशिका होती है मान लो, इसमें बीच में नाभिक होता है। एक कोशिका झिल्ली होती है, इसमें बीच में प्लाज्मा भरा होता है, जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म इसमें जो अंग पाए जाते हैं उसको कोशिकांग कहा जाता है। ये नाभिक है, बीच में नाभिक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं और इसी में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? डीएनए। तो नाभिक के अलावा एक पार्ट और है जो यहाँ पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है दोस्तों। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया के द्वारा इसमें ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है। इसलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो देखिए दोस्तों, डीएनए जो नाभिक है, नाभिक के अलावा कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग भी है जिसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं। कितनी झिल्लियां? दो झिल्लियां पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम पाए जाते हैं हमारे नाभिक में, कोशिका के नाभिक में मिलते हैं। और क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। इनके 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं। यानी कि जोड़ा का मतलब होता है 2, यानी कि 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में आपको मिलेंगे। अगर इनकी बात करें तो 46 तो 23 जोड़े, 23 जोड़ों की बात करें तो इसमें से 22 जोड़े होते हैं ऑटोजोम्स और 2 यानी कि एक जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है ये सेक्स निर्धारण करता है। अगर मेल में होगा तो मेल में ये पाया जाएगा एक्स एंड वाई। कौन कौन से पाए जाएंगे? एक्स एंड वाई। अगर फीमेल है तो फीमेल में ये जोड़ा जो पाया जाएगा वो एक्स और एक्स का मिलता है। अगर हम बात करें तो फीमेल और मेल का एक्स एक्स मिलता है तो जन्म होता है लड़की का। एक्स एक्स मिलते हैं तो किसका जन्म होता है? लड़की का। देखिए इधर इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेल में एक्स और वाई, फीमेल
फीमेल की अगर बात करें तो X और X, कौन से हैं? X और X। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो मेल का X फीमेल के X से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अगर बाय अगर S से मिलता है तो होता है लड़का, यानी कि लड़का का जन्म होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है तथा कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है। लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है जो लिपिड्स और यानी कि वसा और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। सेल्यूलोस किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, और ये हमारे जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये इस प्रकार भिन्न होती है। तो हम इसका आंसर लगाएंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो हम जानते हैं कि हमें जो शक्ति मिलती है जंतुओं को, वो शक्ति मिलती है एक पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों, श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया के द्वारा इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा का निर्माण होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऊर्जा जो निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है। जैसे आपकी अगर लाइट चली जाती है तो आप क्या कहते हैं कि हमारी लाइट चली गई है। कहाँ से चली गई है? पावर हाउस से चली गई है। कहाँ से चली गई है बेटा? पावर हाउस से चली गई है। तो यही इसी प्रकार पावर हाउस यानी कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पावर हाउस से मिलती है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का पावर हाउस हम लोग इसको कहते हैं। अगला देखें, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो वही क्वेश्चन, शक्ति स्रोत भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, एक ही बात है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन छूट गया है इसमें। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है दोस्तों? देखिए प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो किससे बनी होती है दोस्तों? मैंने बताया था प्लाज्मा झिल्ली या फिर हमारी कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका की बाहरी होती है, बाहर होती है। और ये जो झिल्ली है ये आपको दिख रही है, ये कोशिका झिल्ली है। और अगर इसकी बात करें तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये है अर्धपारगम झिल्ली। कैसी होती है दोस्तों? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है इसमें आधे हमारे पार्ट्स यानी कि आधे चीजें अंदर जाने देती है, आधे को रोक लेती है, कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ को रोक लेती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और ये हमारी कोशिका को आकार प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों? आकार प्रदान करती है। और ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन की इस प्रकार बनी होती है। देखिए तो ये वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा लिपिड्स का और बीच वाला हिस्सा प्रोटीन का बना हिस्सा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा जाए जाते हैं? ले जाए जाते हैं डीएनए के द्वारा। और डीएनए जिसकी इकाई है उसका नाम है क्रोमोसोम। क्या नाम है दोस्तों? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
और डीएनए में इसकी डीएनए की इकाई होती है क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, इसको कहते हैं जीन। तो जीन के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में गुण ट्रांसफर होते हैं, यानी कि माता पिता के गुण संतान में जिसके द्वारा पहुंचते हैं वो है जीन। क्या है दोस्तों? जीन है। और जीन किसमें पाए जाते हैं? डीएनए में। और डीएनए में ही डीएनए किसमें पाया जाता है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे? 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं। और 23 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम के, इनमें 44 यानी कि 22 जोड़े ऑटोजोम्स और एक जोड़ा यानी कि 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिक लक्षण कौन लेके जाता है दोस्तों? तो क्रोमोसोम द्वारा ये जाते हैं। अगला देखें, जीन है। अब जीन क्या है दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया डीएनए का एक भाग है, डीएनए की एक क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है, इसी से डीएनए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए, आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई मैंने आपको बताया था गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। कितने? 46, यानी कितने जोड़े? 23। और इस गुणसूत्र में जो बने होते हैं, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। किससे बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। और जीन के द्वारा ही हमारे गुण हमारी संतान में ट्रांसफर होते हैं। तो हम आंसर लगाएंगे क्या दोस्तों? जीन। शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं दोस्तों? जीन। चलिए, अगर जीन नहीं होता तो डीएनए लगाते, और डीएनए नहीं होता तो फिर गुणसूत्र लगा देते। अगला देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवंशिक लक्षणों यानी कि हमारे जो लक्षण हैं, जो गुण जाते हैं माता पिता से संतान में, उन लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सा उत्तरदायी? तो एंजाइम है क्या? नहीं, ये अभिक्रिया भाग लेता है। हार्मोन? ये भी नहीं। आरएनए? बिल्कुल नहीं। आरएनए को राइबोसोम भी कहते हैं, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन डीएनए ऐसा आंसर है, तो डीएनए हमारे गुणों को ट्रांसफर करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में एक बेस पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस। इसमें 4 चीजें पाई जाती हैं। उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, चारों चीजें पाई जाती हैं, यानी कि ए, जी, टी, सी, ये चारों पाई जाती हैं। तो इन चारों में से इसमें जो नहीं है उसका नाम है टायरोसिन। तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए दोस्तों कि जब भी डीएनए टेस्ट होता है तो इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। इसमें पाई जाती, जैसे क्रम बनता है ए, टी, जी, सी, टी, ए, सी, जी, इस टाइप का अलग अलग क्रम बनता है, और किसी भी व्यक्ति का सेम क्रम नहीं बनता है। इसलिए सभी का डीएनए अलग अलग होता है। इसलिए डीएनए टेस्ट से माता पिता के गुण में ट्रांसफर होते हैं, उससे पता चल जाता है माता पिता किसके कौन है। चलिए अगला दोस्तों देखिए, अगला देखें। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। अब बात यह है डीएनए की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बात यह है डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डिऑक्सी राइबोस। डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? फ्रेडरिक मिसर, इसने की थी, फ्रेडरिक मिसर 1869, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म के समय इन्होंने खोज की थी। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। अगला प्रश्न देखिए, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। जूलॉजी में दोस्तों जीवित एवं मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है, दोनों जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवित और मृत। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, लॉजी कहीं भी दिख जाए दोस्तों आपको, ये लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। एक तो लॉजी होती है जो हम लोग सब्जी बनाते हैं, उसको भी कहते हैं सब्जी, जो कैरी की सब्जी बनाई जाती है उसको भी लॉजी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉजी का मतलब क्या है? अध्ययन है दोस्तों। क्या है? अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों किसी व्यक्ति ने कहा है कि जिनको छत पर जाना होता है वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, जिनको छत पर जाना होता है वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, और जिनको आसमान छूना होता है वो उड़ान भरते हैं। तो आप लोगों को उड़ान भरना चाहिए, हमें उड़ान भरना है, आसमान छूना है, इसलिए तो ऐसे ही पढ़िए लगातार और बहुत मेहनत करिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? रेशम कीट पालन को। तो रेशम कीट पालन यानी कि रेशम कीट की खेती जो है वो सेरीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? सेरीकल्चर, रेशम कीट। चलिए दूसरा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी यानी कि गार्डनिंग, उद्यानिकी करते हैं। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। क्या होती है दोस्तों? फूलों की खेती करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में इसकी खेती की जाती है, यानी कि इनका पालन किया जाता है एपीकल्चर में। सेरीकल्चर में रेशम कीट होता है। टिश्यू कल्चर में हमारे ऊतकों को बढ़ावा दिया जाता है, और पीसी कल्चर में हमारी जो मछली है, मछली पालन किया जाता है। किसका पालन किया जाता है दोस्तों? तो मछली पालन का किया जाता है पीसी कल्चर में। और एक और होता है दोस्तों जिसका नाम है विटीकल्चर, विटीकल्चर। और विटीकल्चर को कहते हैं अंगूर की खेती। क्या कहते हैं? अंगूर की खेती। देखिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विटीकल्चर निम्न में से के द्वारा में से कौन सा उत्पादित होता है? तो अभी अभी आपने बात की थी, विटीकल्चर से अंगूर की खेती की जाती है विटीकल्चर में। तो अंगूर की खेती विटीकल्चर में होती है दोस्तों। अगला देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4। अगला, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत जो दिया वो डार्विन ने दिया दोस्तों। किसने दिया? डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने दिया। और डार्विन ने बताया कि जंतुओं का विकास कैसे होता है, जंतुओं का विकास कैसे होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, तो कैसा लग रहा है आप सभी को ये टेस्ट? आप जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों तक। चलिए आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है?
तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्रिया है ऑक्सीजन से क्रिया करने की क्षमता है वो कई गुना अधिक है, इसलिए तेजी से ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो हमारी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगी, और अभिक्रिया कर लेगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे आपके दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है। जैसे ही अद्भुत जली यानी कि अधजली कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति की सिगरेट बुझ गई है तो उसको अगर वो पीता है दोबारा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, उसको दोबारा जला के पीता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, जिसके बाद में उसको ऑक्सीजन से यानी कि शरीर में ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन के बहन में ये मुश्किल खड़ा कर देती है और ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जिससे लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अगर हम ये कहें कि किसी को कमरे में अगर आग लग जाती है, किसी कमरे में आग लग गई है तो आग में उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जिससे व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है दोस्तों, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो देखिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। ये हृदय है, हृदय यहाँ हृदय, हार्ट बीच में है, HEART हार्ट, और ये है फेफड़े, और ये है अंग। फेफड़ों से यहाँ पर जाती है हमारी ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर, और यहाँ से अंगों तक जाती है हृदय से, अंगों से हृदय तक आती है और हृदय से फेफड़ों तक आती है। तो ये इस प्रकार हमारा क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार हमारे ऑक्सीजन को वहन करता है कौन? रक्त। कौन करता है? रक्त। और रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? आयरन होता है। आयरन के कारण ही हमारे रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। क्या होता है दोस्तों? लाल होता है, रेड कलर होता है। हमारे अगर बात करें, हमारे अंदर शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है, ऑक्सीजन किसमें बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। O2 किसमें बदल जाती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है। इसलिए जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सांस हमेशा गर्म होती है, और गर्म होती है इसका मतलब सांस को कौन छोड़ता है दोस्तों? फेफड़े छोड़ते हैं। कौन छोड़ता है? फेफड़े छोड़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। तो तापमान को कौन नियंत्रित करता है? फेफड़ा। चलिए आगे देखें। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए हमारा हृदय है, मान लो ऐसा है, इसमें एक बीच की परत होती है जिसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? सेप्टम। देखिए इसकी बीच की जो परत होती है उसको कहते हैं सेप्टम। ये हृदय को दो भागों में बांट देता है, लेकिन इसमें बाल्ब लगे होते हैं, डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल्ब। ये इनके द्वारा एक ए पार्ट, एक ए पार्ट, एक ए पार्ट, एक ए पार्ट, ऊपर वाले जो हिस्से हैं इनको कहते हैं आलिन, ऑडिकल, ऑडिकल आलिन। तो ये वाला जो है राइट ऑडिकल है और ये लेफ्ट ऑडिकल है। तो ये राइट ऑडिकल है ये वाला, और ये लेफ्ट ऑडिकल है। अगर यहाँ की बात करें तो ये राइट वेंट्रिकल है, निलय है। क्या है ये? निलय है, यानी कि राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दाया दाया बाया। ये दाया हो गया राइट, और ये बाया निलय।
तो हमारे हृदय में 1 2 3 4 कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 4 कक्ष हमारे हृदय में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन हृदय के बराबर ही करती है दोस्तों। कोई भी डॉक्टर जब भी हाथ देखता है तो आपके हाथ को पकड़ता है, इसका मतलब आपके धड़कन, हृदय की जो धड़कन है वो उसमें दिखाती है हाथ में। इसका मतलब हृदय के बराबर ही आपकी नाड़ी स्पंदन करेगी, ना तो तेज ना कम। और हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। कब करता है? 2 धड़कनों के बीच आराम करता है हमारा हृदय। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच हमारा हृदय का आराम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो मनुष्य में रक्त जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति में 5 से 6 लीटर नॉर्मल एवरेज रक्त पाया जाता है। आगे देखें दोस्तों, अगला प्रश्न, रक्त होता है। देखिए बेटा, आप देखेंगे कि कहीं भी काटेंगे शरीर में तो रक्त निकलता है, यानी कि पूरी बॉडी को ये कनेक्ट करता है कि नहीं? पूरी बॉडी में पाया जाता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू है इसलिए इसको कहते हैं एक संयोजी ऊतक है। अगर रक्त की बात करें तो रक्त में क्या क्या पाया जाता है ये हम देखते हैं। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, रक्त में एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी, तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी, चौथा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स होता है। चौथा क्या होता है? प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। साइट का मतलब होता है साइट, ये साइट का मतलब होता है कोशिका। तो आरबीसी का मतलब है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। ल्यूको का हमेशा मतलब होता है देखिए LEUCO। ल्यूको का मतलब होता है हमेशा सफेद, व्हाइट। क्या होता है दोस्तों? व्हाइट। कभी भी अगर ल्यूको आ जाए तो आप समझ जाइए कि व्हाइट होता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। और रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है, पूरे रक्त का 55% स्थान ही ये प्लाज्मा घेरता है। रक्त में लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है? तो देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि रक्त में एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जिसमें पाया जाता है उसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड का पल्स कणिकाएं। तो हीमोग्लोबिन जिसमें पाया जाता है वो आरबीसी है, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, और लोहे के कारण हमारा रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है दोस्तों। क्या होता है? लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, निम्न में से रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर है। देखिए दोस्तों इसको ठीक से समझते हैं। अगर हम बात करें कि ग्रुप है हमारे, पहली बात तो यह कि इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी ब्लड ग्रुप की। अब देखिए ए ग्रुप है, तो ये ग्रुप पर बी इसका बॉडीगार्ड होता है, बी ग्रुप है तो इस पर ए बॉडीगार्ड होता है, ए बी ग्रुप है तो इस पर कोई बॉडीगार्ड नहीं होता, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। और अगर ओ ग्रुप है तो इस पर दोनों ही बॉडीगार्ड मिलते हैं, ये भी, यानी कि दोनों ही एंटीबॉडी मिल जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये कहा गया है कि अगर ए ग्रुप है तो इस पर बॉडीगार्ड कौन सा लगा हुआ है? बी।
तो इस बी वाले से कहा गया है कि भाई आपके जो बरादरी के हैं यानी कि आपके समाज के हैं यानी कि बी ग्रुप वालों को आपको नहीं आने देना है। तो देखिए दोस्तों, इससे कहा गया है एक आएगा, ए ग्रुप वाला है व्यक्ति है और वो कह रहा है कि आपके समाज वाले हैं उनको नहीं आने देना है अंदर। तो अगर ए आएगा तो बी वाले समाज का तो नहीं है, तो ये ग्रुप आ सकता है, तो ये को ये दे सकते हैं। बी वाला अगर आएगा तो इसको रोक देगा, बी कहेगा कि आप मेरे समाज वाले हो, आप नहीं आ सकते हो, इसका मतलब इसको रोक देगा। अगर हम ये कहें कि ए बी तो बी कहेगा कि आप मेरे जैसे ही हो, लेकिन ये से कहेगा कि आप इनके साथ में आए हो इसलिए आप भी नहीं आ सकते। लेकिन ओ क्या है, ओ है वीआईपी, उसके बाद पैसा बहुत है इसलिए ये जा सकता है। यानी कि ए ग्रुप को हम दे सकते हैं ए ग्रुप और ओ ग्रुप। इसी प्रकार अगर बी की बात करें, बी पर बॉडीगार्ड कौन सा लगाएगा, ए, तो ये ग्रुप आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता। बी ग्रुप बिल्कुल आ सकता है क्योंकि इस पर ए बॉडीगार्ड है। और ए बी ग्रुप भी नहीं आएगा क्योंकि एक किसके साथ, बी किसके साथ आया, ए के साथ, तो ये को इसको अंदर आने नहीं देगा बॉडीगार्ड। और लेकिन ओ क्या है, वीआईपी है, वो जा सकता है। इसी प्रकार ए बी है, ए बी पर कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है तो कोई भी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। यानी कि सभी ग्रुप ए बी में आ सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए इसको ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। और जबकि ओ को कहा जाता है, देखिए इसमें भी ओ है, ए में, बी में भी ओ है, ए में भी, ओ में भी है और ओ में भी है। इस प्रकार ये ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूहों की खोज की थी। तो देखिए दोस्तों, किसने की थी, रक्त समूहों की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की थी दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए रक्त का पीएच मान है। तो रक्त का पीएच मान एक स्केल होती है दोस्तों, देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे होती है। ये मान लो ये एक स्केल है, ये 0 से शुरू होती है, 7 इसमें बीच में आता है, 14 तक चलती है। 0 से लेकर 7 से पहले तक ये होता है अम्लीय। क्या होता है दोस्तों, एसिडिक, अम्लीय। और 7 के बाद, 7 क्या है, 7 उदासीन होता है। और ऊपर जाएंगे तो ये होता है 7 के बाद 14 तक क्षारीय। अगर आप जाएंगे 7 से नीचे की तरफ और 0 की तरफ आएंगे तो जितना नीचे की तरफ आएंगे 0 की तरफ उतना ही अम्लीयता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार 7 से 14 तरफ बढ़ाएंगे उतना ही क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षार का मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि नमक एक क्षार का रूप काम करता है, दूसरा नींबू एक अम्ल का भी काम करता है। तो हमारे रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है। क्या है दोस्तों, 7.4 है। और 7.4 का मतलब है ये अम्ल की जो प्रकृति है, हमारे ब्लड की प्रकृति वो कैसी है, वो क्षारीय है। कैसी है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो हमारे शरीर में जो पाया जाता है उसका नाम है WBC। और WBC में भी क्या, लिम्फोसाइट। WBC में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, मोनोसाइट पाए जाते हैं, मोनोसाइट, साथ में एस्नोफिल्स, वैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। हमें ब्लड कैंसर और HIV से बचाने वाला जो है उसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या है दोस्तों, लिम्फोसाइट, क्योंकि ये एंटीबॉडी बनाता है। तो हमारी एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है, जो WBC में पाया जाता है। तो अगर आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी संक्रमण बढ़ रहा है तो इसका मतलब WBC काउंट बढ़ रहा है। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो 4000 से 11000 की रेंज में अगर WBC काउंट है तो आप नॉर्मल हैं। अगर आपकी 11000 से अधिक हो गई यानी कि 12000 WBC काउंट बढ़ गए हैं तो आप बीमार हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों,
क्योंकि एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीबॉडी यानी कि सिपाही का काम करते हैं। जितना ज्यादा संक्रमण बढ़ेगा उतनी ही WBC काउंट बढ़ेगा, इसका मतलब सिपाही उतने ही खड़े करेगा उससे लड़ने के लिए। इसी प्रकार इसलिए इसकी WBC काउंट बढ़ता है। अगर आप बीमार होंगे तो WBC काउंट बढ़ेगा, और 11,000 से अगर ज्यादा होता है तो आप बीमार हैं, इसका मतलब ये होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? WBC करता है दोस्तों। क्या करता है? WBC करता है। कौन करता है दोस्तों? WBC करेगा। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक है, क्या है दोस्तों? द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। और रक्त में ये 55% हिस्से में पाया जाता है रक्त का, और अगर इसकी बात करें प्लाज्मा में तो 90% जल पाया जाता है। प्लाज्मा क्या पाया जाता है? 90% जल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये द्रव है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना होता है दोस्तों? तो जल का प्रतिशत प्लाज्मा में होता है 90%, 90%। कितना होता है? 90%। ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, तो सोडियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, क्योंकि हमारी हड्डियां किससे मिलती हैं? बनती हैं दोस्तों, कैल्शियम से ही बनती हैं। कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलेगा, लेकिन कॉपर मतलब तांबा हमारी बॉडी का घटक नहीं है। तांबा ये क्या करेंगे हम लोग? तांबा नहीं है, तो तांबा इसमें नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, तो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? मैंने आपको बताया, ये हमें रोगों से बचाता है। यानी WBC हमें क्या करता है? रोगों से बचाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका काम है मुख्य रूप से। तो अगला देखते हैं दोस्तों। तो आपको कैसा लग रहा है टेस्ट, आप बताइए जरूर, कमेंट करिए दोस्तों। चलिए, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट हमें बचाता है। क्या बचाता है? लिम्फोसाइट हमें बचाता है। और लिम्फोसाइट किससे बचाता है हमें? हमें लिम्फोसाइट बचाता है रोगों से। रोगों में भी कौन सा? HIV और ब्लड कैंसर जो होता है उससे हमें बचाता है। तो लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घटता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? ना ही जाड़ों में घटता, ना ही गर्मियों में बढ़ता। देखिए दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा शरीर, हम नियत तापी हैं, हमारा एक नियत समय होता है, नियत तापक्रम होता है, यानी कि हमारा जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो बुखार आ जाता है। क्या होता है दोस्तों? बुखार होता है। इसका मतलब यही है कि ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। अगर बढ़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर हम 37 डिग्री को केल्विन में देखेंगे तो केल्विन में निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 273 जोड़ना पड़ेगा सेंटीग्रेड में, यानी कि केल्विन में हमारा तापक्रम कितना होता है? तो ये होता है हमारी बॉडी का 310, क्योंकि सेंटीग्रेड का 37 डिग्री इसमें रख देंगे तो ये मिल जाएगा 310 डिग्री केल्विन हमारा तापक्रम होता है। चलिए, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो हमारे आरबीसी जहां मरते हैं उसको कहते हैं प्लीहा। क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लीहा। तो आरबीसी की जहां मृत्यु होती है, और आरबीसी यानी कि रक्त जहां मरता है वो प्लीहा कहलाती है, इसलिए इसको रक्त बैंक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर की अगर बात करें तो वयस्क मानव शरीर है, वयस्क मानव शरीर, उसमें 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो हड्डियां होती है वो 300 प्लस होती हैं, यानी कि 300 के लगभग होती हैं। तो हमारी हड्डियां जुड़ जाती हैं। बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो जुड़ती चली जाती हैं। वयस्क होता है तो व्यक्ति की हड्डियां जुड़ती चली जाती हैं और वो कम होकर 206 हड्डियां रह जाती हैं। और 206 हड्डियों में
हम लोग बात करें तो दो पार्ट होते हैं इसके। देखिए इन हड्डियों की बात करें तो एक सर होता है और एक देखिए ये फसलियां होती हैं, सर, बक्ष और रीढ़, इसमें मिलाकर टोटल होती हैं 80 हड्डियां। और उसके बाद में हमारे कंधे, हाथ, ये और ये पैर, इन इस क्षेत्र में होते हैं, यानी कि इस पार्ट में होते हैं हमारे 126 हड्डियां। इसको कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल। और ये वाला जो कंधे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम लोग अपेंडिकुलर, अनुबंधी, अपेंडिकुलर। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में जो होती हैं हड्डियां वो 80 होती हैं, अपेंडिकुलर में होती हैं हमारी कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 126। हमारे सर में होती हैं 29 हड्डियां, बक्ष स्थल में यानी कि हमारी जो पसलियां होती हैं वो 24 होती हैं। 24 को जोड़ने वाली एक और हड्डी होती है, इसको कहते हैं स्टर्नम। इस प्रकार 25 हड्डियां होती है और हमारे रीढ़ की हड्डी में होती हैं 26 हड्डियां। इस प्रकार ये 80 हड्डियां हो जाती हैं। जबकि हमारे इस अपेंडिकुलर में 4 कंधे की हड्डियां होती हैं, 4 कंधे की हड्डियां होती हैं। इसमें हमारा पीछे जो हिस्सा है वो स्कैपुला, और हमारे गर्दन की ये वाली जो हड्डी है यहाँ, इसको कहते हैं क्लेविकल। और ये जो हमारे हाथ है, एक हाथ में होती है 30 हड्डियां, दूसरे हाथ में 30 हड्डियां, ऐसे ही पैरों में होती हैं 30-30, और 2 कूल्हे की हड्डी होती है। इस प्रकार 26 हड्डियां ये हमारे शरीर की हो जाती हैं। तो 126 हड्डियां और 80 हड्डियां कितनी हो गई टोटल दोस्तों? 206 हड्डियां होती हैं। हमारे बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और ये हड्डियां अगर चलानी है तो इनके लिए, चलाने के लिए कुछ और भी चाहिए, नहीं तो ये आवाज करती। इसलिए मांसपेशियां होती हैं, और मांसपेशियां इन हड्डियों को आराम से चलाने में मदद करती हैं। और जिनकी संख्या है 656, कितनी है दोस्तों? 656 हमारी मांसपेशियां हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। अब मांसपेशियां 2 प्रकार की भी होती हैं, एक होती है वॉलंटियर ऐच्छिक, वॉलंटियर ऐच्छिक, और एक होती है नॉन वॉलंटियर। वॉलंटियर और नॉन वॉलंटियर क्या होता है दोस्तों? वॉलंटियर का मतलब होता है कि अगर हम ये कहें कि अपनी इच्छा से चलाएं, उन मांसपेशियों को कहते हैं वॉलंटियर, यानी कि ऐच्छिक। और जिनको हम अपनी इच्छा से ना चला सकें उनको कहते हैं नॉन वॉलंटियर। अगर मैं ये कहूँ कि आप जो चला रहे हैं, यानी कि आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपका हाथ चला, तो आपने अपने हाथ से चलाया, इसको कहेंगे वॉलंटियर। लेकिन अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, किसी डर लग गया है, डर लग के आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पेट में पानी हो जाना, इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं, वो नॉन वॉलंटियर है। तो ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक मांसपेशियां वे होती हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन अनैच्छिक वो होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। तो इसमें अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो आप देखिए, हाथ अपनी मर्जी से चलता है, दिमाग भी अपनी मर्जी से चल जाता है, ठीक है, जबान भी अपनी मर्जी से चल जाती है। जबान हमारी ऐसी होती है जो 32 ही तोड़वा सकती है, 32 के 32 दांत नीचे आ सकते हैं। लेकिन हम दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें ऐच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक नहीं पाई जाती, ऐच्छिक भी पाई जाती है, लेकिन बेसिकली अनैच्छिक मांसपेशियों से ये बना हुआ है। दिल को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो अभी हमने बात की थी, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 29 हड्डियां दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, तो इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आपको कैसा लगा आज का टेस्ट, हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और ऐसे ही आप लोग इसका लाभ उठाते रहिए। शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि सभी लोगों को इससे फायदा होगा और हम लोगों को उड़ान भरनी है दोस्तों। तो एक व्यक्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, यानी कि कपड़े बदलते हैं। जो
पानी से नहाता है वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलते हैं। इसलिए आप पसीने से नहाइए और लगातार मेहनत करिए, और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हम मिलते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।